ऐसी शख्सियत के साथ वाराणसी में बैठे हुए हैं जो यहाँ पर आए थे कि प्रतिरोध का परचम फहराएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनावी बिगुल बजाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे। हम आज उनका अपने साथ स्वागत कर रहे हैं। हमारे साथ हैं अखिल हिंद फॉरवर्ड ब्लॉक क्रांतिकारी के नेता राजकुमार भारत जी। राजकुमार भारत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आप यहाँ आए थे प्रतिरोध का परचम उठाने के लिए, कि आप एक बड़ी लड़ाई के बड़े अभियान को यहाँ से शुरू करेंगे। क्या हुआ, आपका पर्चा किन दबाव में नहीं जमा हो पाया, क्या रही स्थितियाँ? देखिए, यहाँ पर किसानों का आपने 1.25 साल आंदोलन चला हरियाणा पंजाब से। मैं चूँकि हरियाणा पंजाब दोनों स्टेट में बिलोंग करता हूँ मैं, और वो लड़ाई 1.25 साल जो चली वो हरियाणा पंजाब के किसानों ने लड़ाई लड़ी, जिसमें पूरे देश ने समर्थन किया, पूरे देश के किसान रहे उसके अंदर। तो वो मोर्चा को सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने मोदी जी के खिलाफ, क्योंकि जो 3 कृषि कानून लाए हैं तो उसके खिलाफ सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने हमें समर्थन दिया था, सहयोग किया था कि मोदी जी के खिलाफ वो कानून गलत है और मोदी जी को उसके लिए माफ़ी मांगना पड़ा। और उन्होंने हमारे 750 किसान शहीद हुए, उसकी भी उन्होंने बात मानी, जितने मुकदमे थे वो वापस किए जाएं उसकी भी बात मानी, और फिर एमएसपी की भी बात मानी। वो कमेटी बनी, वो कमेटी क्या रहा उसका तो आप सब जानते हैं उसके लिए, लेकिन कोई भी वादा नहीं किया, मुकर गए ये। तो उसके बाद चलता रहा आंदोलन, संयुक्त किसान मोर्चा का लड़ाई तो जारी है, अभी भी दूसरा फेज चल रहा है पंजाब में, मैं उसमें भी जा रहा हूँ। तो मैं उस मोर्चे का किसान इतनी लंबी लड़ाई लड़े और एक हद तक कहा जाए तो उन्होंने जीत भी हासिल की। तीनों काले कानून जिनको आपने कहा, तीनों कानून उनको वापस लेना पड़ा। लेकिन स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट या स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू कराने के लिए क्यों नहीं बात कर रहे हैं, जबकि चाहते हैं किसान, तो उसके लिए दबाव क्यों नहीं बनाया सरकार पर? देखिए, मैं थोड़ा सा विभिन्न विचारधारा का हूँ। संयुक्त मोर्चा बना तो संयुक्त किसान मोर्चा की जो लड़ाई लड़ेगी वो एक्चुअल गांधीयन तरीके से लड़ाई लड़ेगी, हिंसात्मक आंदोलन था और उसके अंदर सभी गर्म और नरम दल दोनों ही थे। तो उस मूवमेंट को जो सबसे बड़ी रही जो उसकी बात, वो गांधीयन फिलॉसफी में लड़ा, क्योंकि सर्वोदय का मैं लोक सेवक हूँ, सर्वोदय का जो इसका जो किसान सेल है उसका मैं चीफ भी हूँ, और दूसरा आज़ादी बचाओ आंदोलन का कार्य समिति का सदस्य हूँ, जो मल्टीनेशनल के खिलाफ लगातार जब 84 के अंदर वो भोपाल गैस त्रासदी हुई है तो हम रो पड़े उस वक्त, फेडरेशन को भगाया गया। तो वो तड़प थी हमारे दिल में, और उस तड़प को हाजिर करते हो कि हमारे देश का किसान, वो गरीब किसान है, छोटी जोत का किसान है, लघु जोत का किसान, कोई बीघा का किसान है, कोई बिस्वा का किसान है। तो उन किसानों और मजदूरों को साथ में लेकर इन्होंने मजदूरों का भी बंद कर दिया। तो किसानों की जो जमीन हथियाना चाहा, तो हमारी आत्मा ने ये आवाज़ दिया कि जब हमारी जमीन नहीं बचेगी, हमारी नस्लें नहीं बचेंगी, हमें गुलामी के दौर में दोबारा ले जाया जा रहा है, तो हम लोग पंजाब हरियाणा के वहाँ लोग निकल पड़े, और वो आपके सामने है। उसके बाद जब इन्होंने नहीं माना तो हमें लगा कि कुछ किया जाना चाहिए इसके ऊपर। तो सभी क्रांतिकारी भगत सिंह के शहादत दिवस पर पीरूम गांव में सम्मेलन हुआ, वहां देश के तमाम क्रांतिकारी हुए। उन्होंने विचार मंथन किया और उन्होंने कहा कि मोदी के खिलाफ कोई चेहरा होना चाहिए। तो उन्होंने सबने ये हमारा नाम राजकुमार भारत जी वहां पर किसान नेता हैं, इनको लड़वाना चाहिए। हमने मना कर दिया, हम तो 77 में नहीं लड़े थे चुनाव इमरजेंसी के दौरान, हम 85 में नहीं लड़े थे, चौधरी देवीलाल ने चाहा था। तो हमारा चुनाव लड़ना मकसद नहीं है, हमारा मकसद व्यवस्था बदलने का है। हमारा मकसद उन शहीदों के सपनों का भारत बनाना है, जिन्होंने इस देश में भूख ना हो, गरीबी ना हो, रोजगार मिले सबको। लेकिन वो 70 सालों में नहीं हुआ। वर्तमान परिस्थिति में मैं थोड़ा मुझे बोलने दीजिए, वर्तमान परिस्थिति में जो मोदी जी की सरकार, भाजपा और आरएसएस की जो सरकार आई, इसके अंदर तो इतना जहर घोल दिया, इतना नफरत फैला दिया, भाई को भाई से लड़ा दिया, हिंदू को मुसलमान से लड़ा दो, हिंदू को सिख से लड़ा दो, हिंदुस्तान को पाकिस्तान से लड़ा दो। झूठ बोलने की इनको बीमारी है। मोदी नहीं, ये मदारी है, इसका इलाज करना हमारे सब भारतवासियों की जिम्मेवारी है। हमने इस बात को समझ करके हमने उस क्रांतिकारियों की बात को समझा। उन्होंने कहा आप चूंकि उनकी बराबर की उम्र के हैं, सर्वोदय के हैं, आपके विचार क्रांतिकारी हैं, आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों पर, भगत सिंह विचारधाराओं पर चलते हैं। मोदी को मदारी कह रहे हैं तो एक चीज़ लगातार देखी जा रही है कि जो भाजपा समर्थक हैं या मोदी के समर्थक हैं, वो कहते हैं कि मोदी जी हैं जब से तब से भारत विश्वगुरु बनता जा रहा है, दुनिया में डंका बज रहा है। ये कितना हकीकत लगता है कि कौन सा डंका बज रहा है, कुछ फील होता है? देखिए, मोदी जी जो है ना, मीडिया उन्होंने खरीद लिया, गोदी मीडिया हो गया, गोद में बैठा है। मोदी जी का एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। मोदी जी ने ट्रंप की बड़ी मदद किया था, बड़ा डंका बजाया था। कमला हैरिस भारत की
बेटी मानी जाती है, भारतीय नागरिकता मानी। मैंने कमला हैरिस को ट्वीट के माध्यम से उनका समर्थन किया, उनको नीति बताया कि आप जाइए, तो वो जीती भारत की बेटी। तो जीत भारत की हुई कि मोदी जी की हुई? मोदी जी ने खूब पैसा किया, तो वो किसान की बेटी थी, वो मजदूर की, या भारत की बेटी थी, वो उसने भारत की बेटी का नाम किया। अच्छा, बतौर प्रधानमंत्री जब ये बात ला ही दी ट्रंप की, ये कितना आपको ठीक दिखता है कि किसी दूसरे देश की राजनीति में हमारा प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करे? ये कितना ठीक लगता है? देखिए, मोदी जी का एजेंडा जो है ना, वो आरएसएस तय कर रही है। ये व्यापारियों की पार्टी है। इन लोगों ने कभी लड़ाई लड़ी नहीं है। इन लोगों का इतिहास रहा है इनका। 1925 में इनकी पार्टी बनी, 1925 के अंदर जो है वो वामपंथ बना। सेम डेट के अंदर इन लोगों का जो एक ही एजेंडा है कि हिंदू राष्ट्र बना दो, पाकिस्तान से लड़वा दो। पाकिस्तान तो हमारा छोटा भाई है, वहां प्रयास किए जाने चाहिए। हम भी प्रयास कर रहे हैं। हमारे वहाँ सिख धर्म के बाबा नानक ने करतारपुर साहब में खेती किया है, वहाँ हल चलाया है। हम बॉर्डर खोलने की बात कर रहे हैं, तो मोदी जी ने उद्घाटन कर दिया, वहाँ भी उद्घाटन कर दिया, लेकिन वो $20 शर्त लगा दी, पासपोर्ट की शर्त लगा दी। गरीब आदमी तो जा नहीं सकता, तो वो इतना पैसा लगाए। तो वाह मोदी जी को झूठ बोलने की आदत है। वहां पर कोई वो नहीं हुआ, लोग परेशान है। तो 3 करोड़ सिख, वो फायदा होता, ये $20 की शर्त हटा देते, वो पासपोर्ट हटाते। हमारा वहां पर एक साथी बैठा है धरने पर लगातार 500 दिनों से। तो हम वहां भी लड़ रहे हैं, और यहाँ भी देश के अंदर आपने मजदूरों के सब राइट्स खरीद लिए। आप 2 किलोमीटर जमीन इधर हाईवे के विकास के नाम पर 2 किलोमीटर आप इधर को एक्वायर करना चाहते हो। आप रेलवे 2 किलोमीटर इधर और 2 किलोमीटर आप इधर एक्वायर करना चाहते हो। आपने बनारस के अंदर बुनकर के आपने जो मिलता था उनको, उनका आपने किलोवाट के हिसाब से दिया। भूखों मरनों के कगार पर बुनकर समाज आ गया। आपने नाव वालों के ऊपर प्राइवेट निजीकरण करके आपने नाव वालों को भूखे मरने के कगार पे निजीकरण के माध्यम से आपने रेल बेच दिया, आपने बेल बेच दिया, आपने तमाम जितनी सुविधाएं थी आप बेचने पे लगे हुए हो। हमने तो कहा है कि मोदी जी नील गाय और बेच दीजिए, ताकि वो किसानों का नुकसान करती है, किसान की आमदन तो बढ़ जाएगी। तो कहाँ देश में महंगाई बढ़ गई है, देश में बेरोजगारी बढ़ गई है। मोदी जी कहते थे कि पाकिस्तान से खतरा है, चीन से खतरा है। अरे चीन का जमीन कब्जा हो गया, वहां पर बोल रहे हैं, और तुम ये खड़े होकर कह रहे हो कौन घुस सकता है? आप फॉरेन पॉलिसी के पर फेल हो गए, आप नेशनल पॉलिसी पे फेल हो गए। आपने कहा दिया है? आप कहते तो सबको सेना पुलिस के अंदर ट्रेनिंग दे करके आप रोजगार दिया जा सकता है। आप अपने खर्चे जितने 5 पेंशन ले रहे हो, एमएलए मंत्री ले, 1 बार बने, 2 बार बने, 4 बार बने, 5 बार एमएलए बने, मंत्री बने, मुख्य, आपने बेड़ा गर्क कर दिया देश का इन नेताओं ने। आप उसको बंद कर सकते हो। आप जो गोदी मीडिया बनाए उनको फाइनेंस कर रहे हो, वो सारा खर्चा बचाया जाए तो 6000 रुपया हर बूढ़ा माँ बाप हमारा भारत का जो है उसको दिया जा सकता है। आप बिहार के अंदर आपकी डबल इंजन की सरकार, आप 400 रुपया दे रहे हो। हरियाणा के अंदर आप 3000 रुपया दे रहे हो। पंजाब के अंदर आप 1500 रुपया दे रहे हो। आप झारखंड के अंदर आप 1500 रुपया दे रहे हो। यूपी के अंदर आप 500 रुपया दे रहे हो या 1000 रुपया दे रहे हो। ये क्या तरीका है? एक देश एक संविधान की बात करते हो, आप संविधान को तोड़ने की बात कर रहे हो। तो हमारा ये कहना है कि हम देश की जनता के लिए, जिन किसान मजदूरों ने हमें चुना था, पूरे देश ने समर्थन किया था, पूरे देश के नेता गए थे। हम उन गांव-गांव जाके हम ये लड़ना चाहते हैं कि ये किसान मजदूर लड़ेगा और एक तरफ झूठा प्रधानमंत्री लड़ेगा, तो फैसला लोग करेंगे। लेकिन हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होने के बाद हम लाइन के अंदर, बैंक वाला पैसा नहीं ले रहा, आप चालान काट रहे हो, चालान को बाद में उसके ऊपर कांटा लगा रहे हो, डीएम नहीं मिल रहा हमको, हम वहां पर बैठे हैं, हमें ये कहा जा रहा है यहाँ रुकिए, हमें बंधक बनाया जा रहा है। लोकतंत्र की हत्या कर दी है लोगों ने, संविधान को मान ही नहीं रहे ये लोग। हम तो पूरी दुनिया में ये बात कहना चाहते हैं कि जिसको विश्व गुरु की बात करता है, हमें एक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी के उम्मीदवार होने के नाते, एक क्रांतिकारी होने के नाते, एक गांधीवादी होने के नाते हमें चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया गया। हमारी ये मांग है पूरी दुनिया के देशों के प्रधानमंत्रियों से, जो विश्व गुरु कह रहे हैं कि ये चुनाव पोस्टपोन किया जाए और हमें लड़ने का मौका दिया जाए, पता लग जाएगा देश की जनता क्या चाहती है। अच्छा, आपके साथ जो किया गया, जिस तरीके से बर्बरतापूर्ण तरीके से कहा जाए तो आप लोगों को खदेड़ दिया गया, या तमाम जो आवेदक रहे, प्रशासन ने उन्हें हटाया, कैसे भी आगे अपने लोगों को खड़ा रखा, तो इसको लेकर आप चुनाव आयोग से कोई शिकायत करना चाहेंगे हमारे कैमरे पर? देखिए, मुझे प्रशासन के जो हमारे पुलिस के अधिकारी, हमने जय किसान और जय जवान का नारा दिया था, वो मेरे बच्चे हैं,
किसान का, क्योंकि किसान मजदूर का है। हमारे साथ उन्होंने, पुलिस के कर्मचारियों ने या सैनिकों ने हमारे साथ कोई बदतमीजी नहीं किया, लेकिन दूसरों को खदेड़ा गया, वो हमारे सामने की बात है। मैं व्यक्तिगत तौर पे नहीं कर रहा हूँ, जो तमाम आवेदक आए, आप उनके, अब तो उनके भी प्रतिनिधि हैं जो उनको खारिज किया गया, कहीं से आए, हमसे तमाम आंध्रा के लोग मिले, केरला के लोग मिले, राजस्थान के लोग मिले, पंजाब से और भी कई उम्मीदवार आए थे जो यहाँ अपने प्रतिरोध का, उनको पता था कि जीत नहीं रहे हैं लड़ाई में नहीं, लेकिन अपनी बात पहुँचाने के लिए देश तक वो यहाँ आए। लेकिन उनको अपनी बात रखने का जो फोरम था जहाँ से अपनी बात उठा सकते थे, वहाँ से खारिज कर दिया गया। उनका पहले आवेदन नहीं करने दिया गया, कुछ को आवेदन मिला तो उनका नामांकन नहीं लिया गया, कुछ ने नामांकन किया तो उसे खारिज कर दिया। देखिए 7 तारीख को इन्होंने प्रक्रिया शुरू की, ये तो मैंने इतिहास में पहली बार देखा है। 11 से 3 बजे तक रख दिया, आपका कोई अधिकार ही नहीं है। आपने लाइनें लगा के 4 घंटे वेस्ट कर दिया। आपने बैंकों के अंदर कह दिया कि पैसा नहीं लेना। आरओ को पैसा लेने का अधिकार था, नकद रसीद काट सकती थी, इनको गाइडलाइन देने का अधिकार था। आप विकास भवन में जाइए, आपने लाइनों में जो मोदी जी ने शुरू से लगवा रखा है, जहां मोदी जी का स्पष्ट संदेश था योगी जी के द्वारा यहाँ के डीएम को कि आपको उस निर्देश में जो मोदी भगत हैं, जो उनके समर्थक हैं, उनको, क्योंकि वो कैंडिडेट खड़े करना चाहते थे कि उनकी गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाए, उसकी सुविधाओं को, वो डमी कैंडिडेट थे, इसलिए उनका ये ड्रामा किया गया। बाकी भीड़ को इकट्ठा किया गया ताकि राजकुमार भारत का पर्चा ना दर्ज किया जाए। हमारे प्रतिनिधि वहाँ सीलम जी, वहाँ पर महेश्वर जी और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी तक खड़े रहे हैं, तो उनको लाइन में लगा करके उनका ना लिया जाना, उनको इधर से उधर भटकाना, ये प्रशासन का एक षड्यंत्र के तहत, मोदी जी के आदेश के तहत किया गया। प्रशासन की कोई हिम्मत नहीं है, क्योंकि उनको नौकरी करना है। तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहते हैं। चुनाव आचार संहिता लागू हो गई तो प्रधानमंत्री अपने सारे अर्थ खो देते हैं ऐसी स्थिति में, तो क्या आप ये चुनाव आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए काम कर रहा है? देखिए, चुनाव आयोग हो या न्यायालय हो, वो आप लोग देख रहे हैं किस प्रकार फैसले, उन पर भी प्रश्न चिन्ह लग चुका है। ये देश की जनता वो जानती है कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। उसके ऊपर हम लोग सर्वोच्च न्यायालय में भी एप्लीकेशन जनहित के रूप में हम दायर करेंगे, और जहाँ जो चुनाव मुख्य आयुक्त है वो मुझे नहीं लगता कि वो टीएन शेषन के बराबर है, क्योंकि महम के अंदर जो ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री ने चुनाव लड़ना चाहा तो अनंत सिंह डांगी को हमने चुनाव लड़वाया था, तो वहां पर भी वो लोकतंत्र की हत्या की गई थी। और जो टीएन शेषन साहब को हम रात को मिलते थे, बाबू मूलचंद जैन थे, स्वामी अग्निवेश थे, बीन के संपादक थे, तो वो टीम जो थी, जब हम उसके अंदर गए, उन्होंने तो मरवाने के भी ऑर्डर दे दिए थे। वहां राजीव गांधी गए थे वहां पर महम के अंदर। तो वो देश के अंदर आज मुझे कांग्रेस के नेताओं के अंदर भी, राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका गांधी हो, यहाँ पर ट्वीट तो किया उन्होंने, राहुल गांधी अपने तरीके, जब वो तोड़ा गया सर्व सेवा संघ में, वहां मौजूद था, वहां के जो सर्वोदय के जो लोग हैं अंदर खाने, वो भी मोदी जी से मिले हुए हैं। और यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि अजय राय वो भाजपा का ही प्रोटेक्ट किया हुआ है, अजय राय उनको नहीं हरा सकता। ये सीट मोदी जी जीतेंगे और हम बनारस के अंदर कोई समर्थन नहीं करेंगे। हम यहाँ से गांधी, भगत सिंह जी और नेताजी सुभाष चंद्र यहाँ से यात्रा शुरू करेंगे, हम पटना तक जाएंगे, यहाँ उपवास करेंगे और धरना भी देंगे। और गांधी जी की जो प्रतिमा है इन्होंने अभी तक नहीं तोड़ी है, हम वहां पर माल्यार्पण करेंगे, हमें नहीं जाने दिया गया। हम वो सारा गांधी और भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र के विचारधारा को लेकर हम संदेश यात्रा शुरू करेंगे, और पूरे भारत के अंदर जो लोग भी हमें बुलाना चाहेंगे हम उनकी मदद करेंगे। तो हम वहां पर जो है बिहार के अंदर पटना जाएंगे, तो हम जो लालू जी के बेटे हैं तेजस्वी, या हम उनको समर्थन करने के लिए जाएंगे। तो तेजस्वी अभी अचानक से इस चुनाव के पहले एक राजनीतिक पटल पर बहुत उभर कर गया है, भले उसके पहले उप मुख्यमंत्री भी थे, उनका राजनीतिक कद बना था, लेकिन बड़े रिवोल्यूशनरी होकर के तेजस्वी यादव आ रहे हैं, तो उनको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, लालू जी हमारे साथी हैं उस आंदोलन में, जेपी आंदोलन में, बड़े भाई हैं मेरे, तो तेजस्वी जी हमारे भतीजे लगते हैं। इसी प्रकार मुलायम सिंह जी भी हमारे बड़े भाई हैं, अखिलेश जी भी हमारे भतीजे लगते हैं। तो राहुल जी है, देखा जाए तो वो भी हमारे भतीजे लगते हैं, हमारे बेटा बेटी है। हम चाहेंगे राहुल जी प्रधानमंत्री बने, इसमें हमारी जो मदद होगी, हम तो अगर वो चाहेंगे अमेठी में बुलाएंगे तो हम अमेठी में भी उनकी मदद करने जाएंगे। तो जहां जहां जो इंडिया गठबंधन के जो जनपक्षीय उम्मीदवार हैं जो भाजपा को हरा सकते हैं, हम वहाँ पूरे देश के अंदर वो लोग चाहेंगे हम उनकी मदद करने जाएंगे। हरियाणा के अंदर हम राज बब्बर की मदद गुड़गांव में करेंगे, और वहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बेटे हैं, उनके पिता चौधरी रणवीर सिंह जी थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और वहाँ बंसीलाल जी की पुत्र वधू किरण चौधरी लड़ रहे हैं। तो हम वहाँ पर जाएंगे
उनकी मदद करने के लिए। और जहां आप पार्टी के लड़ रहे हैं, पंजाब के अंदर साथी लड़ रहे हैं हमारे अजीज हैं, हम उनकी भी मदद करेंगे। जहां अकाली दल के जो मोदी को हरा सकते हैं, भाजपा को हरा सकते हैं, आरएसएस की विचारधारा को हरा सकते हैं, जो नफरत के खिलाफ भाईचारे की बात कर रहे हैं, वो कोई भी जनपक्षी उम्मीदवार होगा, मैं आउट ऑफ वे जाकर भी उसकी मदद करूंगा, को जिताने की कोशिश करूंगा। और किसान मजदूरों से हम अपील करेंगे। राजकुमार जी कह रहे हैं कि जहां भी संभव होगा, जहां भी जनपक्षधर लोग चुनाव लड़ रहे होंगे, वहां उनकी मदद करेंगे। ये भाजपा के संघीय एजेंडे के खिलाफ पूरे देश में प्रचार अभियान चलाएंगे और उसके साथ बता रहे हैं कि भगत सिंह, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस की प्रेरणा लेते हुए यहाँ पर एक यात्रा निकालेंगे, जिसे लेकर कि ये पटना तक जाएंगे। पटना में तेजस्वी यादव से मिलेंगे और उनको अपना सहयोग और समर्थन देंगे। अच्छा, मोदी जी का 10 साल अगर आपको मूल्यांकन करने को कहा जाए, प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने किसानों को क्या दिया? किसानों को दी भूख, किसानों को दी बेरोजगारी, किसानों को दी आत्महत्या, किसानों को दी कर्जदारी। आज किसान का बेटा एक पैदा होने वाला 1.5 से 2 लाख रुपए तक का कर्जदार हो चुका है। आपने महंगाई कर दी, आपने मोबाइल फोन दिया, आपने 28 दिन का कर दिया। 28 दिन से 13 महीने बनते हैं। आपने 500 रुपए से लाए, आप 700 तक। आप सुबह से शाम तक आपने मल्टीनेशनल को, कॉर्पोरेट घरानों को, पूंजीपतियों को अपने मित्रों का फायदा करने के लिए इस देश को कंगाली के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। आप कंगाली कर, और भाजपा के लोग कहते हैं कि हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। देखिए, कोई गांव में कहावत कही जाती है कि भाई कुछ घर में हो ना हो कि भाई हम तो करोड़पति हैं, खाली प्लेट रख दी मेरे भाई, रोटी चूरमा चूर चूर खाओ। तो खाली प्लेट में कहा चूरमा? 15 लाख की बात कर रहे थे, हम तो 15,000 की बात कर रहे हैं कि 6,000 रुपया आपने कानून नहीं बनाया। हमने पद यात्रा की थी पूर्वी चंपारण से बनारस तक 2 अक्टूबर से। गांधी जी के 104 साल के बाद जो धान नील की खेती करते थे, तो हमने 10 सवाल खड़े किए थे, उस वक्त नहीं माने। जब गांव के अंदर बहिष्कार का नारा दिया, अभी हरियाणा के अंदर भी वो चल रहा है, तो इनको कुर्सियां खाली हो गई। उत्तर प्रदेश के किसान और मजदूरों से मैं अपील करना चाहता हूं कि जिस प्रकार पंजाब और हरियाणा ने उस आंदोलन को अपने गांव में घुसने नहीं दिया था, तो मैं पूरे देश के किसान और मजदूर से मैं अपील करना चाहता हूं। 1.5 लाख के करीब गाँव अब तक पैदा जब तक हुआ हूं, मैंने घूमे हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि इनको गांव में घुसने ना दिया जाए, इनका बहिष्कार किया जाए और इनको वोट ना दिया जाए। और जो भी जीतने वाला उम्मीदवार हो, वो चाहे तेजस्वी जी का हो या मुलायम सिंह यादव के अखिलेश यादव जी का हो, चाहे वामपंथ का हो, उनको उम्मीदवारों को सपोर्ट करके जिताएं। भाजपा और आरएसएस की विचारधारा को हराएं। इस देश की नस्लों और फसलों को बचाने की बात है, जल जंगल जमीन बचाने की बात है, वरना ये लोग हमें पुनः गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं। ये लोग देश के हित में नहीं है, नफरत फैला रहे हैं, भाई को भाई से लड़ा रहे हैं। हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना इस देशवासियों से कि हम नेताजी के, सुभाष चंद्र बोस के सपनों का भारत, भगत सिंह के सपनों का भारत, गांधी जी का ग्राम स्वराज, हम इन सभी शहीदों की विचारधारा को आज की विचारधारा में लेकर के ग्राम स्वराज के तहत गांव को तीसरी सरकार का दर्जा देने का काम करेंगे। गांव में न्याय स्थापित करेंगे। हर व्यक्ति को, बहन बेटी को हम सेना पुलिस की ट्रेनिंग दे करके उसको पक्का रोजगार देने की गारंटी देते हैं। उनको ट्रेनिंग के दौरान 9,000 रुपया हम देंगे और हर बूढ़े माँ बाप को पूरे देश के अंदर 6,000 रुपया देंगे। हम 15,000 रुपया हर परिवार को देंगे। ये हमारा नारा है। ये नेताजी की, सुभाष चंद्र बोस की, गांधी जी की, भगत सिंह की विचारधारा है। और तमाम जितने शहीद हुए, उन शहीदों के, उन महापुरुषों के, जिन्होंने इस देश को निर्माण नए भारत के लिए चाहता, हम भाईचारा चाहते हैं, सब धर्मों को अपने अपने धर्मों के आधार कार्ड पर पाठ पूजा करने का अधिकार देते हैं। हम ऐसा चाहते हैं। जब पूजा पाठ की बात कर रहे हैं, चूंकि आप पंजाब से आते हैं, और पंजाब में आज तक भाजपा स्टैंड क्यों नहीं बना पाई, खड़े नहीं हो पा रही है? क्या वजह लगती है कि बाकी पूरे देश में वो तमाम धार्मिक मसविदे के आधार पे इस्टेब्लिश हो रहे हैं, लेकिन पंजाब ने कभी इनको स्वीकार क्यों नहीं किया? देखिए, हमारे जो 10 गुरु माने जाते हैं, 10वें पिता जो पटना में पैदा हुए थे, गुरु गोविंद सिंह, तो उनके पिता गुरु तेग बहादुर साहब थे। जब उनको गुरु तेग बहादुर साहब को हिंद की चादर कहा गया, तो उन्होंने हिंदू धर्म को बचाने के लिए उन्होंने स्वयं कुर्बानी दी। और गुरु गोविंद सिंह ने अपने 4 साहिबजादे कुर्बान किए इस देश की। सब हमारे 11वें गुरु ग्रंथ साहब माने जाते हैं, आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब। तो वो हमारे, आप हरमंदिर साहब में जाइए, दरबार साहब स्वर्ण मंदिर में, तो चारों दरवाजे खुले हैं। उसकी जो नींव रखी भाई ने रखी वहां पर। तो हमारा जो सिख धर्म के अंदर, वो सिख धर्म नहीं है, वो उसके अंदर सिख मैंने, खालसा मैंने, खारस प्योर
100% प्योर, जो साफ है, उसके लिए सभी धर्मों के दरवाजे खुले हैं। वहाँ सबको अंदर मिलता है, कीर्त करो, नाम जपो, वंड छको, ये हमारे प्रथम गुरु बाबा नानक का नारा है। और उसी के तहत उन्होंने खेती की है, किसानी की है, हल चलाया है। वो आज भी कुआं डेरा बाबा नानक के अंदर है। और वहाँ से करतारपुर साहब 4 किलोमीटर है, जहाँ पर उन्होंने कीर्त, इसीलिए कहा कि काम करोगे, कीर्त करोगे, मेहनत करो और उसको फिर नाम जपो उस मालिक का, वो एक ही मालिक है। उन्होंने कहा है, वहाँ पर भी मक्का के अंदर भी उनको पीर माना गया। तो वो प्रेम का संदेश जो बाबा नानक ने दिया, वही सब संदेश है। इसलिए वहाँ पर हम सिख धर्म को, पंजाब को वहाँ पर माना जाता है। और इसलिए वहाँ पर भाजपा का कोई वर्चस्व नहीं है, वहाँ हिंदू सिख का कोई मान्य नहीं है। तो कह रहे हैं राजकुमार जी कि प्रेम का संदेश पंजाब के लोगों को स्वीकार है, नफरत का कोई संदेश स्वीकार नहीं करते। इसलिए पंजाब में भाजपा के लिए खड़े हो पाना, एस्टेब्लिश हो पाना बहुत गुरु होगा। खैर, अंतिम प्रश्न के तौर पे हम राजकुमार जी से जानना चाहेंगे, चूँकि आप पूरे देश में किसानों के साथ काम करते रहे, तो इस चुनाव में भाजपा ने कहा कि 400 पार का एक नारा दिया है, आपका क्या आकलन है? 405 सीट तो वो लड़ रही है, तो 400 पार कहाँ हो जाएगा? 80 सीटें तो ऐसी हैं जहाँ 200 वोट, 80 वोट, 1000 वोट, 2000 वोट से ये जीते हैं। तो वहां पर हमारा एक दौरा हो जाएगा और हम संदेश भी दे रहे हैं, वो 80 सीटें तो वही हार जाएंगे। तो 400 में से 80 तो वो निकाल दीजिए। भाजपा की कोई लहर नहीं है हरियाणा के अंदर, इनको गांव के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा। हरियाणा के अंदर ये जाट और नॉन जाट की लड़ाई लड़वाना चाहते हैं, वहां पर हिंदू सिख की ये करवाना चाहते हैं। लोग इस बात को समझ चुके हैं। उत्तर प्रदेश और बाकी देश के अंदर हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं। हमारा ये कहना है, ये तो हमारा ये कहना है कि जितने धर्म के लोग हैं उनको एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं, चाहे वो वामपंथ के हैं, चाहे वो समाजवादी हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं, उनको जिताएं। एक पक्षीय वोट डालें। अगर वो एक पक्षीय चलेंगे, वो इस विचारधारा से ऊपर उठ के इस देश को बचाए, अपनी नस्लों फसलों को बचाए, अपनी औलाद को बचाए। इन्होंने कोरोना के नाम पर हमारे बच्चों को नपुंसक बनाने का काम किया और बड़ों को इन्होंने आज उसके प्रभाव हो रहे हैं। हम लोगों ने कोरोना को रोका, कोई किसान नेता मरा हो तो बता दीजिए। कोई टीका नहीं लगवाया किसी किसान को। हमने गुरुराम सिंह चुगनी को कहा टीका लगा रहे हो भाई, जबकि इनको दलाल छोड़े हुए कुछ किसान नेताओं ने इनका पैरवी की। उनको उन दलाल किसान नेताओं को भी जनता को मानना पड़ेगा। और हम मोदी जी से कहना चाहते हैं, मोदी जी आप प्रधानमंत्री हैं, आप इंक्वायरी कराइए उनकी। जो किसान नेता को हाथ पैसा है, इंक्वायरी करा के, अगर आप इतने ही देशभक्त है, आपने अब तक इंक्वायरी क्यों नहीं कराई? आपके पास जो अब तो चुनाव आचार संहिता लागू हो गई और आप लोग कह रहे हैं कि अगली बार प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं, तो इंक्वायरी वो कहाँ से कराएंगे? नहीं, उन्होंने नहीं करवाई, हम तो कह रहे थे। अभी प्रधानमंत्री वो नहीं बनेंगे। और आपको एक और बात बता दें, भाजपा का जो आरएसएस का ग्रुप है वो इनको प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहता। उन्होंने जो अभी ये गौ रक्षा सिद्धांत से और ना से जो लगे हुए हैं, वो ग्रुप भी इनके खिलाफ है। मोदी जी अगली बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। राजकुमार जी, किसान नेता राजकुमार भारत जी ने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि अब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। लिख के ले लीजिए। इससे पहले राहुल गांधी ने भी ये बात कही थी कि लिख के दे सकता हूं कि अब अगली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे। तो अब हम सब इंतजार करते हैं 4 जून का। फिलहाल ये अपनी यात्रा निकालेंगे। मोदी जी अपने तरीके से मंदिर मुसलमान ईमान पर बात करते रहेंगे, मंगलसूत्र पर बात करते रहेंगे। तो पूरा राजनीतिक घटनाक्रम यूँ ही चलता रहेगा। हम आप वॉच करेंगे, देखेंगे चीज़ें और एक बेहतर पॉलिटिक्स की उम्मीद करेंगे। धन्यवाद।